तो आज चैप्टर 6 हम लोग रूरल डेवलपमेंट वाला करना शुरू करने वाले हैं और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, वैसे इजी है। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 है हमारा। और जैसे आप क्योंकि हम लोग यूनिट 5 में ये लोग हम लोग पढ़ रहे हैं करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में। तो हमने पॉवर्टी पढ़ लिया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ लिया था, रूरल डेवलपमेंट भी एक हमारा चैलेंज है जो कि इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं सारे रूरल एरियाज़ अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, ढंग से। और कहीं में एक्चुअली में ज़्यादा डिमांड है जिसको ऑब्वियसली उनके ऊपर काम करना है, कहीं में चल रहा है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहे हैं। तो वही हमें सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी जिसमें आप देखते हो रूरल डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, रूरल क्रेडिट क्या होता है, सोर्सेज क्या है, रूरल बैंकिंग के बारे में भी बता रखा है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के बारे में बता रखा है, और भी क्या क्या चीज़ें हैं उसके बाद। और जैसे एक नया कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो भी यहाँ पे आ रखा है। तो जब भी पीछे बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी क्वेश्चन था, क्योंकि नया है, सस्टेनेबल है, वो थोड़ा सा इसकी डिमांड करी जा रही है। ठीक है, ये चीज़ बताइए। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इन्होंने दिया है। सबसे पहले कहते हैं इंडिया में मेजॉरिटी जो है लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं। गरीब लोगों के बारे में भी बताया, जो गरीब जनता है हमारी रूरल एरियाज़ में है और इनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ की नहीं है। 22% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी कहते हैं हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि डेटा एग्जैक्टली जो यहाँ पे मेंशन है वो नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। एग्रीकल्चर कहते हैं इसका शेयर बहुत ज़्यादा है, ये हमें पता ही है। हैज़ ग्रोन एट अ मीगर रेट ऑफ 2.7% इन द लास्ट 50 ईयर्स। तो 50 सालों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आप देख रहे हो 2.7% पर जो है ईयर के हिसाब से थोड़ा सा ग्रो हो रहा है। एंड ड्यूरिंग 2012 से लेकर 2012 तक एग्रीकल्चर आउटपुट जो है 3.2% के रेट से बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें जीडीपी में, ठीक है, तो अब जैसे क्या होता है इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है तो लोग ये कहते हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, बस ऐसा नहीं है। तो ये कहते हैं डिक्लाइन हुआ है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर का तो खैर है ही नहीं। एंड हाउएवर द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। लेटर ऑन इन्होंने ये भी बोला कि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, जो एलपीजी पॉलिसीज आई थी 1991 की, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रोथ रेट वो डी एक्सेलरेट हो गया 3% पर एनम के हिसाब से ड्यूरिंग 91 till 2012, which was lower than the earlier years. So real progress of India is possible only when rural areas and rural people are developed so that overall growth of India would be achieved. तो कहा तो बहुत जाता है, स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा बनती है, बट एक्चुअली में जो बेनिफिट है वो दूर तक लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, कहते हैं रियल इंडिया जो है हमारे गांव में ये है, बट इंडिया डेवलप ही नहीं है, गांव पूछा तो कहाँ से काम चलेगा। ठीक है, तो अब जो है एक्चुअली में बात करते हैं कि सबसे पहली बात इन्होंने जो बताई है वो है रूरल डेवलपमेंट क्या होती है हमारी। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट? तो इट सेज दैट कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है जिससे जो है हम रूरल एरिया के या रूरल लाइफ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टीन्यूस है, आज तक ख़त्म नहीं हुआ, सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है, सोशल लेवल पे भी है, इकोनॉमिक लेवल पे भी है, और जिससे जो है हम लोग रूरल एरियाज उनके लाइफ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर मेजर सोर्स रहा है लाइवलीहुड का रूरल सेक्टर में। 2/3 से ज़्यादा लोग इंडिया की जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर में हुई है इट विल कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल। तो लोग ये मानते हैं, और जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, इवन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ भी है, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस भी है, ये भी ये लोग बोलते हैं कि अगर बेटरमेंट करनी है रूरल एरियाज़ की तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना ज़रूरी है। बट हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें जो है पढ़ने को शायद नहीं मिलता। ठीक है, प्रॉब्लम है तो हमें पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, however the term rural development includes not only agriculture development but it also involves all those aspects which improves quality of life of people. It aims at improving the economic and social condition of people living in villages. तो ये भी कोशिश कर रहा होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कि आम जनता जो गांव कूचों में रह रही है उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को भी ठीक किया जाए। जैसे अब कभी आप गांव में जाओगे तो आप एक्चुअली में पता चलेगा वहाँ की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, लोगों के पास किस तरीके का काम है। काफ़ी मतलब जो है नॉट प्रॉस्परस रीजन्स, जैसे कई जगह प्रॉस्परस भी है, बट स्टिल वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम छोटे मोटे फार्मर्स को देखने को मिल जाती है। अब ये कहते हैं रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं 3/4%, तो वैसे 64% के आसपास है, 64-65% के आसपास। हाउएवर ये हमेशा से ओवरऑल प्रोग्रेस से पीछे रहे हैं।
क्योंकि बाकी सारे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स बड़े बड़े शहर जो डेवलप हो जाते हैं इन लोगों के नहीं हो पाते। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट बिगैन टू बी डिजाइन सिंस द 70s इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ 5-year प्लान्स ऑफ द कंट्री, जिसमें अब जो हम पढ़ेंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ आई, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई किया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली बड़ा हिट टॉपिक चल रहा है आजकल इकोनॉमिक्स में, और इनफैक्ट सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जाम लोगे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इन्होंने बताया कि एक कुछ प्रोसेस है रूरल डेवलपमेंट का, जो इन्होंने टैबुलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रखा है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। पीछे जो चैप्टर हमने ह्यूमन कैपिटल का पढ़ा है वही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, पहले भी आए थे, ठीक है, थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंटेशन किया है। गरीबी हटाने की बात करी गई एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप करने की भी बात यहाँ पे करी गई है। तो ये सारे इकट्ठे चलना चाहिए, कई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है तो ओवरऑल डेवलप में कहीं दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करी गई कि क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज नीड टू बी इम्प्रूव थ्रू फॉलोइंग मेजर्स। आप ये सबसे पहले इन्होंने क्या बात बोली है, विमेन फीमेल लिटरेसी के ऊपर ध्यान दिया जाए, औरतों को पढ़ाया लिखाया जाए, उनको एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का काम दिया जाए, और इससे जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे गाँव में डेवलप होएगा। फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकल ग्रोथ, अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आप देते हैं वहाँ पे तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा और काम आगे बढ़ेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड फीडर रोड्स टू नियर बाय हाईवेज, बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन, ये सब काम करें। जैसे आप गाँव में अब जाएंगे तो काफ़ी जगह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के अंतर्गत जो है काफ़ी सड़कें बनाई जा रही है, पर काफ़ी का बेड़ा गर्क भी हो रखा है, ठीक है, काफ़ी जगहों का। तो जहाँ है वो क्यों कनेक्ट किया हुआ है कि ना शहरों और गांव में ना ज़्यादा डिफरेंस ना रहे, लोग आराम से आए जा सके, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और काम के सिलसिले में हैं, घूमने के सिलसिले में ये सब चीज़ें कराई जानी चाहिए, बट स्टिल इट विल टेक टाइम और लग भी रहा है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी, ऑलरेडी लगाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, है ना, रावटवाड़ी सिस्टम होता था, महलवाड़ी सिस्टम होता था, ठीक है, और ज़मींदारी सिस्टम होता था, टेनेंसी एबॉलिशन था, इन सबको हटाया गया था। तो ये कहते हैं लैंड रिफॉर्म सिस्टम में इन्होंने बोला एक्सप्लॉयटेशन जो है हटाई जाए, अल्टीमेटली जो लैंड के ऊपर काम कर रहा है उसको ज़मीन मिले, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक किया जाए, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ये सब काम करेंगे तो थोड़ा सा लैंड रिफॉर्म से फ़र्क हमें पड़ेगा। गरीबी हटाने के ऊपर बात करिए, कहते हैं, ठीक है, अभी तक तो हटी नहीं है, एज स्टेटेड अर्लियर, कहते हैं 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के बिलो है, एंड इसलिए जो है इसके लिए आपको जो है काफ़ी सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि गरीबी हटा सके, एंड इम्प्रूवमेंट जो हो वो बाकी जनता जो वीकर सेक्शन है उन लोगों के बीच में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी साथ के साथ बोला कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को भी डेवलप किया जाए ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहांस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। तो लोग जैसे आप देखते हैं गांव में बहुत सारे काम आ चुके हैं, काफ़ी पुराने टाइम से डेवलप हो गए थे, नहीं तो लोग जो है सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते रहते हैं। अब लोगों ने दुकान खोली हुई है, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया तो लोग मोबाइल भी बेच रहे हैं, सिम कार्ड भी बेच रहे हैं, खाने पीने का भी सामान है, कपड़े लत्ते और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जुड़ चुकी है, ठीक है, इनसे इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आप रूरल डेवलपमेंट आप कर सकते हो इसको अपना के, विच इज़ बेसिक, ठीक है, जो बेसिकली बोला गया। अब इन्होंने बोला है कि जो मेजर इंपॉर्टेंट काम हमारे सामने होता है वो रूरल क्रेडिट का होता है। अब रूरल में जैसे गाँव कुछों में ना बड़ा रिस्की हो जाता है थोड़ा सा कि आप उधार दो, ठीक है, और जैसे फार्मर्स उधार लेते हैं तो सरकार को माफ़ करना पड़ जाता है कभी कभी, या फार्मर सुसाइड के केसेस बढ़ जाते हैं, पैसा नहीं होता क्योंकि इनपुट महंगा है। अभी आप इमेजिन करो कि ना सामान आप लेने जाओगे बड़ा महंगा पड़ता है उन लोगों को, और आप देख रहे हो आलू टमाटर प्याज जैसी चीज़ें 10-10 20-20 30-30 रुपये किलो बिक रही है, कभी महंगी हो जाती है, उसमें भी हम लोग बार्गेनिंग करा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी मतलब सीरियसली हो जाता है, बट स्टिल इट मैटर्स। जैसे मुझे याद है 3 साल पहले की बात है, वृंदावन हम लोग जा रहे थे, तो आप देखोगे 60 किलो आलू का कट्टा था पूरा, 300 रुपये में ख़रीद लिया था, 300 रुपये में 60 किलो आलू का कट्टा 300 रुपये में, 5 रुपये किलो भी 60 किलो भाई, तुम्हारे वेट के जितना भाई साहब, तो 62 होगा भाई, कोई बात नहीं। हाँ, तो गांव में जैसे पंजाब पंजूब में भी है, बिहार में भी कह रहे तो ये होगा, हाँ
ठीक है, तो ये सब देखने को मिल जाता है। तो रूरल क्रेडिट इनको देना ज़रूरी है। तो ये क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। टाइमली पैसा मिले तो फ़ायदा है, मिलता ही नहीं है, ये दिक्कत है। कहते हैं इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। तो उनको पैसा चाहिए। अब जैसे आपने फसल उगाई है, 6 महीने लग जाते हैं, 4 महीने। अब जल्दी वाली फसल कोई होती नहीं है, ठीक है, होती है बट उसमें भैया इनकम नहीं है फिर, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो इनको बीच में अपना घर चलाना है, बच्चों को घुमाना है, फिर आना है, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह इन सब चीज़ों के लिए, तो इनको जो है पैसा चाहिए होगा। तो फार्मर्स जो है काफ़ी ज़रूरतों को अपने पूरा कर लेते हैं। पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था वो ये था कि मनी लेंडर से पैसे ले लेते थे। अब वो बॉन्डेड कॉन्सेप्ट हो जाता था, आपको जीवन भर जो उनको कर्जी चुकाने में लगेगा। आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी पता नहीं 10 साल तो काम ही करते रहते थे। अब थोड़ा सा जब से गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया है तो ये थोड़ा सा मामला सुधर चुका है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, या फार्मर्स को पैसा किस किस चीज़ों के लिए चाहिए, फर्टिलाइजर, इम्प्लीमेंट, मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज। क्रेडिट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशियल फॉर रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। इसके लिए इन्होंने जो है सोर्सेज के बारे में सबसे पहले बात करी है। तो 2 सोर्सेज हैं हमारे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया कि अगर जैसे रिश्तेदारी है, जान पहचान है, तो आपने किससे पैसा ले लिया, मनी लेंडर से, रिलेटिव से ले लिया, ट्रेडर और कमीशन एजेंट से ले लिया, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे ले लिया। बट वही होता था, एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, पैसा नहीं होता था, ज़मीन हड़प लेते थे, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते थे। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, मूवीज़ में भी काफ़ी जगह देखने को आप लोगों को मिला होगा। बट जब से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आए हैं तो थोड़ा सा इन लोगों का कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है। कोऑपरेटिव क्रेडिट मिल जाता है, सस्ता लोन मिलता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक बड़ा सस्ता लोन देती है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट जो स्पेसिफिकली वहाँ पे बने होते हैं ये भी सस्ता देती है। रीजनल रूरल बैंक्स RRBs बोला जाता है, ये भी सस्ता लोन उनको देते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा सा कर्टेड लोन करके, हाँ गवर्नमेंट तो खैर उसका वही चल रहा होता है। नबार्ड ये सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये काफ़ी टाइम से आपको जो है गरीब जो वहाँ पे फार्मर्स होते थे उनको लोन प्रोवाइड करती रही है। एंड जो नया एक सिस्टम देखने को मिला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प मतलब जैसे हम लोगों ने ग्रुप बना लिया और जैसे ईशान एक फार्मर, तो ईशान को पैसा दे दिया, सब पैसा हम लोगों को लगा, कम इंटरेस्ट, इसने वापस किया, दूसरे की मदद हो गई, तीसरे की हो गई, इस तरीके से इसको माइक्रो फाइनेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ना इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। प्रियांशी पेज नंबर 6.4 पे है। ऑनलाइन क्लास लेनी है, इतनी लेट आए हो यार तुम, यार कैसे बात चलेगी बताओ यार। कहाँ चले गए थे? ओह माय गॉड, स्कूल क्या करने गए थे? सही है यार, सही है, बढ़िया है। हाँ जी, पेज नंबर 6.4 पे है प्रियांशी। तो इसमें इन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में बताया। इंस्टीट्यूशनल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे चले जाते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल में सबसे पहले उन्होंने मनी लेंडर्स के बारे में बात करी है। बहुत पुराना सिस्टम है, पिक्चरों में भी देखा है ना। हमारी पगड़ी उतार के ऐसे रख देते थे, माई बाप हमारा पैसा माफ़ कर दीजिए, नहीं जी हम आपकी ज़मीन हड़प रहे हैं, ठीक है, और उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं फिर खोद खोद के ज़मीन तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। तो इसमें यही होता था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सऑर्बिटेड प्राइसेस ये लोग चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा रेट्स ये लोग लगा के रखते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था, ये अपने मुंशी जी होते थे, टोपी लगा के घूम रहे होते थे, लाल कलर की किताब लेके, उसमें मैनिपुलेट कर देते थे अकाउंट, ठीक है। ये भैया वंशिका से पैसे लेने 2000 लिखे हुए 20,000, एक जीरो तो आगे लगाना है आगे तो वंशी तो बोलेगा अरे 2000 थे, अरे आप आज 2 दिन नहीं आए ना, एबसेंट थे, 18,000 फालतू हो गए, अब से ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करते थे, मतलब क्योंकि ये क्यों होता था, क्योंकि ये लोग इलिटरेट होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, अंगूठा लगवा लिया कहीं पे भी कुछ करा लिया तो वो हड़प लेते थे, ठीक है। ज़्यादातर अमरीश पुरी की पिक्चरों में देखने को मिलता था बेचारी डेथ हो गई उनकी। फिर बात आती है आपके रिलेटिव्स, ठीक है। तो आपके रिश्तेदार आपके घर आएंगे, चाय पीने, पकौड़े खा के लग जाते हैं, तो पैसा आपको डबल लग जाता है एक्चुअली में। तो कल्टीवेटर अपने रिश्तेदारों से भी पैसा ले लेते थे, और ये इनफॉर्मल लोन्स होता था, कभी कभी इंटरेस्ट लगता था, कभी कभी नहीं लगता था, वरना घर आके 2-4 महीने रह लेते थे, ठीक है, ऐसा हो जाता था। और नॉर्मली ये लोग पैसा कैसे होते, जैसे जेन्युइनली जो काम हो रहा होता था। लग गई स्कूटी, चेयर लेते
ठीक है। नॉर्मली जो है पैसा हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे आपकी फसल वसल कट गई, पैसा वैसा आ गया, तो आराम से ये लोग वापस कर देते थे। ठीक है। फिर ट्रेडर और कमीशन एजेंट होते थे। अब जैसे मतलब वैसे क्या होता था, ट्रेडर और कमीशन एजेंट से सेटिंग होती थी। जैसे मेरे को पता है मेरे 2-3 महीने बाद आलू पक के तैयार हो जाएंगे, तो मैं अंकित को बोलिए यार 2 टन माल तैयार होगा, बता क्या रेट पे, तो पैसे एडवांस ही पकड़ लिए, ये लोन भी दे रहे थे, तू काम कर सारा माल मुझे दे दियो पर इस रेट पे। ठीक है। तो ये 6.4 पे है रितिका। They provide credit to the peasants on the mortgage of crops at high rate of interest on a condition that the crops will be sold to them at low prices. इंटरेस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, माल सस्ता खरीद रहे हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, माल सस्ता खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो बड़े बड़े ज़मींदार यानी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो भी लोग जो है आपको परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, टेनेंट्स लैंडलॉर्ड से पैसा ले लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के, लैंडलॉर्ड्स लगाते हैं बड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, और इससे जो है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप देख रहे हो चारों के चारों पॉइंट्स में, आप रिलेटिव को छोड़ के, आप रिश्तेदारों को छोड़ के, एक्सप्लॉयटेशन तीनों केसेस में। ठीक है। पर्पस यही होता है कि काम हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है। अब ये जो पैटर्न था जो रूरल इकॉनमी में, इसकी वजह से एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल रहा होता था। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, और इसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारे सामने लेकर आते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में बैंक्स मैंने आपको पीछे अभी बता ही दिया कि रूरल क्रेडिट को पूरा करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करने के लिए, और हाई इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते थे, कर्ज के चक्रव्यूह में ये लोग फंसे रहते थे, इन सब चक्रों को ख़त्म करने के लिए मेजर चेंज 1969 के बाद हमें दिखने को मिलता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आना शुरू होता है। गवर्नमेंट इससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने चाहती है कि एडुकेट जो है लोन मिले, क्रेडिट मिले फार्मर्स को सस्ते दामों पे। मतलब इनका इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में 1-2% ऐसे कुछ होता है, 2-3%, बहुत सस्ता होता है इन लोगों का लोन। एंड स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अपनी इनकम को भी इंक्रीज़ करे और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करे, ये सब काम भी इनको करने के लिए बोला गया। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना। कोऑपरेटिव क्रेडिट मिल जाता है, इंडियन पेजेंट्री जो भी पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, इनको थोड़ा सा लिबरलाइज करने के लिए और मनी लेंडर्स के चंगुल से बाहर निकालने के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है सस्ते दामों पे। ठीक है। बड़ा सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको पैसा मिल जाता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, आप अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर पैसा ले सकते हो, और जैसे आप पे कर दो, ठीक है, और पे करके अपनी ज़मीन के कागज़ वापस ले लो। बड़ा सिंपल सा सिस्टम इनका होता है। जैसे आप अगर ज़मींदार वगैरह के पास रखते हो तो वहाँ तो आपका जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे, ये लोग वापस कर देते थे। ठीक है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट आता है, कमर्शियल बैंक भी आपको क्रेडिट देता है। तो इंडियन कमर्शियल बैंक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा रूरल क्रेडिट देना शुरू कर दिया है। नेशनलाइजेशन जब हुआ था 1969 के बाद, इन्होंने अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड किया, गांव तक लेकर गए, और इन्होंने फाइनेंस करना फार्मर्स को शुरू किया। ठीक है। ताकि पैसा इनको सस्ते दामों पर मिले। रीजनल रूरल बैंक्स है, ये सरकार ने डेवलप करा था, इसको RRB शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जहाँ पे किसी भी तरीके की बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, वहाँ पे ये पहुँच जाते थे। ऑब्जेक्टिव ये होता था क्रेडिट और अदर फैसिलिटी दे, किसको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर, आर्टिसन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। तो वही मेन बात वही है, पैसा ही मिलना है उधार पे, सबका काम वही है, आपको याद अच्छे से करना पड़ेगा बस। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है लोन देती है, इसको तकवी लोन्स बोला जाता है, जो कि डिस्ट्रेस या इमरजेंसी के टाइम पे दिया जाएगा आप लोगों को, लाइक सूखा पड़ गया है, फ्लड आ गए हैं, इन सब केस में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एज लो एज 6% चार्ज किया जाता है, कम भी होता है इससे, यहाँ पे 6% है, तो ये देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है हमारा नाबार्ड है। तकवी लोन्स नाम है, तकवी लोन्स इज लाइक इमरजेंसी लोन्स। नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एपेक्स बैंक है, जो कि काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग के साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड रूरल क्रेडिट को एक्सपैंड करने के लिए बात करता है। एक्चुअली सबसे पहले आया भी शुरू में नाबार्ड था, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक आया था, जो सस्ते दामों में लोन, बाकी फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स आ गए थे, सबसे लोन मिलना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये था हेल्दी और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाए, नेमली कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब जैसे आप गांव में जाओगे ना तो सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारे होते हैं, किसान वाले बैंक बहुत है, पर ना इसमें ना धांधलेबाजी भी बहुत होती है। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं चलता, लोग खोल के बैठे हैं। अब जैसे आए बैठ गए, रितिका ने ब्रांच खोली, पैसा इकट्ठा हुआ, रितिका भाग गई, कर लो बात अब। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सब चीज़ें चेक करके करी जाती है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन फार्म सेक्टर to promote integrate development and prosperity of backward rural areas. So it's not only about farm,
आप नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो लोग होते हैं वहाँ पे भी आपको पैसा दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। रिसेंटली जो एक नया सिस्टम शुरू हुआ है माइक्रो फाइनेंस का, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्योंकि जो है फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी जो है इनएडिकेट है, मैकेनिज्म सही नहीं है, बोलते तो है लेके दिखाओ लोन बड़ा टफ होता है, ठीक है, तो मिलता नहीं है इतनी आसानी से। आप बोल देते कि सरकार लोन बांट रही है, अब फार्मर जो है किसान जो है उसके जूते घिस जाते हैं लिटरली, और कई बार जूते भी नहीं होते तो नंगे पैर जाना पड़ता है, मतलब ऐसा सीरियसली ऐसा ही होता है, तो नहीं मिलता है इन लोगों को। और मोरोवर गरीब जो लोग हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का मॉर्गेज नहीं होता, कोलैटरल नहीं होता, आपको गिरवी रखना है। अब यूजली पुराने टाइम पे क्या है, ज़मीन दे दी, ठीक है, या क्रॉप का हो गया, या इनके पास ज्वेलरी होती थी, या अपना घर होता था, तो गांव में तो घर लोगों के अपने होते हैं। अब वो भी चले जाने की नौबत इसलिए हो जाती थी, आपकी फसल फेल हो गई या कुछ हो गया तो दिक्कत होती थी, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे आते हैं। मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन्होंने हमारी कंट्री में बड़े रिसेंट ईयर्स में चलाया है। रूरल पुअर के ऊपर फोकस करते हैं, जिन लोगों के पास सस्टेनेबल एक्सेस नहीं है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का। इनका टारगेट ग्रुप स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही होता है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लेबर आर्टिसंस होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इट प्रमोट्स थर्फ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। तो थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, 100 रुपये इसने डाले, 100 रुपये उसने, 100 रुपये उसने, जिसको ज़रूरत है उसको दे दिया इंटरेस्ट पे थोड़ा सा, बहुत मिनिमम सा, वापस आ गया फिर वो दूसरे को दे दिया, इस तरीके से मैनेज करके काम चल रहा होता है। हाँ जी, कहते हैं फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू नीडी मेंबर्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट विच इज़ टू बी रीपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। And by March 2012, more than 40 lakh self-help groups are reportedly being credit linked. एक सेकंड, या रुक गए थे, रुकावट के लिए खेद है, क्षमा चाहते हैं। ओके, तो इससे ये हो गया, इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हो। कहते हैं मार्च 2012 तक 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्रेडिट लिंक हो चुके थे। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं। हाउएवर बोरोइंग्स जो है ज़्यादातर कंजम्पशन पर्पसेस के लिए भी है, और नेग्लिजिबल प्रपोर्शन जो है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ है, क्योंकि आपके खर्चे एक्चुअली में ज़्यादा होते हैं। प्रोडक्टिव पर्पस में तो चलो जो हो रहा होता है वो तो एक अलग बात है, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये एक आपका पूरा पोर्शन था जो कि इन्होंने रूरल क्रेडिट का बताया। अब इसको क्रिटिकली अप्रेज भी किया है इन्होंने, ठीक है, तो आप, मैंने आपको ये पहले भी चीज़ बताई थी, क्रिटिकल अप्रेजल सब चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर में क्रिटिकल अप्रेजल इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक का, क्योंकि 6644 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं, और ये ट्रेंड रहा है शुरू से ना, तो मतलब अभी तो खैर दूसरा साल है आप लोगों का, पर क्रिटिकल अप्रेजल बड़ा कीमती टॉपिक है एक्चुअली में, ठीक है, तो इसके ऊपर कृपया करके आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो रूरल बैंकिंग का क्रिटिकली अप्रेज किया गया, तो ये कहते हैं रैपिड एक्सपेंशन बैंकिंग सिस्टम का पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आया रूरल फार्म नॉन फार्म के ऊपर, इनकम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। बट जब कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्रेडिट फैसिलिटी जो फार्मर्स को मिलती थी टू अवेल वैरायटी ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स एंड विद बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स फेमाइन्स बिकेम इवेंट्स ऑफ द पास्ट। तो धीरे धीरे ये हुआ कि सूखा नहीं पड़ रहा था और भुखमरी से कोई नहीं मर रहा था, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हेल्प उन लोगों को यहाँ पे मिलती हुई नजर आई। एंड इवन देन देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कह रहे चलो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, लोगों को फ़ायदा भी पहुँच गया, बट इसके बावजूद भी कई तरीके की परेशानियाँ हमारे सामने हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला जो प्रॉब्लम रूरल बैंकिंग में देखने को मिल जाती है वो है इनसफिशिएंसी, ठीक है, इनसफिशिएंट, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। डिमांड बहुत है, ठीक है, और पैसा नहीं है उतना, देना भी नहीं चाहते कई लोग, क्योंकि उनको पता है डूबेगा, ठीक है। दूसरी बात, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हर जगह नहीं है। आप सोचो यहाँ पे है, ये तो नाम तो लिख दिया है, बट आप गाँव जाके चेक करो, एक्चुअली में आपको नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत है। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट जो है इनएडिक्वेट है, पूरे कंट्री को ये कवर नहीं कर पाया है, सबसे टफ काम है। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, मांगोगे 10 लाख मिलेंगे 2 लाख, ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। तो वो होता ही है, ज़रूरत ज़्यादा है भाई और मिलता ही नहीं है, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा कागजी कार्रवाई भी नहीं कर पाते वो लोग। तो क्या है, अमाउंट ऑफ लैंड लोन सैंक्शन इनएडिक्वेट है। फार्मर जो है, क्योंकि उनको पता है फार्मर्स ऑफन डाइवर्स सच लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेज विच डाइल्यूट द वेरी पर्पस ऑफ सच लोन। क्योंकि सबको पता है, क्योंकि ये ट्रेंड आज का नहीं है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। पैसा लेते हैं, बोलेंगे ट्रैक्टर खरीद ले, जाके खरीद लेते हैं होंडा सिटी, ठीक है, कि गेड़ी मारेंगे गाँव में सनरूफ वाली में, ठीक है। तो ऐसा मतलब अनप्रोडक्टिव पर्पस में चला जाता है, ये चीज़ देखी गई।
बहुत पुराना है एक्चुअली में, ऐसा होता था, ठीक है, मैं सीधे मैं मजाक के सेंस में इसलिए बोल देता ताकि याद रहेगा। तो ऐसी चीज़ें होती थी। फिर कहते हैं पुअर और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ये सबसे मारे चले जाते हैं, मार्जिनल फार्मर्स और पुअर वाले जो लोग होते हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। ऑन द अदर हैंड वेल टू डू फार्मर्स को ना और ज़्यादा पैसा देंगे, ठीक है, और पैसा ले लो, ये कर लो, क्योंकि पैसा है, वहाँ से पैसे से पैसा मिलेगा तो ये लोग उनको दे देते हैं। फिर ओवर ड्यू बहुत है, ठीक है, ये सरकार अभी पीछे से आप देख रहे होगे कितना ट्रेंड चल रहा है कि ये लोन माफ़ क्यों कर रही है, ओवर ड्यूज चल रहे हैं, ठीक है, किसी एक बंदे ने लोन लिया नहीं पे ऑफ कर पाए, माफ़ करो जी, है ही नहीं, क्या करे, फिर दोबारा। अच्छा, खेती बाड़ी करनी है, हर बार सरकार, हर साल आप देखोगे किसी न किसी तरीके का लोन आपका माफ़ी हो रहा होता है, अभी भी चल रहा था। तो मैंने एक बार नोट किया, मैंने साला इतना साल में पैसा माफ़ हो जाता है। मेरे को एक बार मैंने मीम भी शेयर किया हुआ था इसका कि भैया आप देखो कि ना किसान ही बन जाओ, इतना लोन लिया, घर ले लिया लोन पे, हाँ, क्रेडिट कार्ड पे लोन है, मोबाइल लोन, स्कूटी लोन, बाइक लोन, और किसान बन जाओ, सब माफ़ हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। क्योंकि यही कर रहे होते हैं, मतलब आयरनी है, बट उनके साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ओवर ड्यू बहुत है, 1 बाय 1, और हमारे देश में किसान का काम करना भी है, क्योंकि खाना पीना कहाँ से खाओगे, तो ये चक्कर में चलता रहता है। तो बेसिक रीज़न ग्रोइंग ओवर ड्यू का यही है कि रीपेइंग कैपेसिटी फार्मर्स की नहीं है। एज अ रिजल्ट क्रेडिट एजेंसी जो है बड़ा कॉशियस हो चुकी है कि फार्मर्स को लोन क्यों दें हम लोग, है ना, और कितना दें। एग्रीकल्चर लोन डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में, इसकी वजह से फार्मर जो है डेलिबरेटली अपने आप ही मना कर देती है, भाई साहब हम नहीं देंगे पैसे, जो मर्जी कर ले, ठीक है। एंड इट इज़ अ थ्रेट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड नीड्स टू बी कंट्रोल। सरकार, बैंक कुछ कर नहीं सकती है, सरकार फिर उसके लिए प्रोविजन लगा देती है, ठीक है, वो एक चक्कर पड़ जाता है इन लोगों के लिए। सो दस द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द रूरल बैंकिंग सेक्टर has taken a backseat after reform. Except the commercial bank, the other formal institution failed to develop a culture of deposit mobilization leading to needy borrowers and effective loan recovery. तो आप ये किसी भी तरीके से नहीं कर सकते कि ज़रूरतमंद को पैसा मिले और इफेक्टिव रिकवरी हो, क्योंकि ज़रूरतमंद अगर पैसा लेगा तो लोन भी रिकवर शायद नहीं हो, ठीक है, ये भी एक टफ सिचुएशन मिल जाती है। सो बैंक्स, इसके लिए उन्होंने बोला सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरर्स। रिलेशनशिप बनाए, क्या करेगा मैनेजर, आके अपनी बेटी की शादी करा देगा फार्मर से, ठीक है, बस यही है, टाइम टू टाइम पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, स्टॉक के बारे में पता कर रहे होते हैं, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इन सब चीज़ों से देखा जाता है। फार्मर्स को ये भी बोला जाता है कि बचत करो, है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना पिगी बैंक में डालो, ठीक है, एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल। तो मतलब ऑब्वियसली किसी के पास पैसा आएगा, आज तुम लोगों के पास पैसा आ जाएगा, बोलो क्या करें, उड़ा देते हैं, तो उन लोगों को भी लगता होगा कि ज़रूरतें इतनी है, कंजम्पशन पैटर्न इंडिया का वैसे भी ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इनको बोला जाता है आराम से ये चीज़ करा जाना चाहिए, या ओके। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तनवा, दैट इज़ तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। Tanwa is a project initiated in Tamil Nadu to train women in latest agricultural techniques. It induces women to actively participate in raising agricultural productivity and family income. Women are forming farm women's group, which function like SHGs, self-help groups. Many other farm women groups are creating savings in their group by functioning like mini banks through a micro credit system. जैसे इनका ना छोटा सा अपना खुद का बैंक बना लेते हैं, सारी women's को encourage किया जाए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालो अपने अकाउंट में, पैसा बढ़ता जाता है, एक दूसरे की मदद होती है, उससे और काम हो जाता है। और ये लोग फिर ना इनको शिफ्ट करने के लिए भी बोलते हैं कि आप थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट करो, एग्रीकल्चर के अलावा और भी कोई काम आप करो। एंड विद द एक्यूमुलेटेड सेविंग्स दे प्रमोट स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटी लाइक मशरूम कल्टिवेशन, सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मेकिंग एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ गया जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन था रूरल बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है, समझ आया? आप लोगों को समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। वैसे डाउट क्या आएगा, बहुत इजी है वैसे तो, हाँ इससे ज़्यादा ईजी है। कोई दिक्कत परेशानी? ओहो ठीक है दीपिका, बढ़िया बढ़िया, चलिए। ओह सही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हट छुट्टी, देखो छुट्टी। चलो एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे फिर छुट्टी करते हैं, मेरे को ना भूख लग रही है एक्चुअली, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को पता है ना कहाँ तक कराना है, ये तो इतना बड़ा है। ओके तो रूरल क्रेडिट्स के बाद ऑब्वियसली इन्होंने प्रोसेस में ये चीज़ बता दी थी एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम का, और इनफैक्ट अभी ये जो बिल पास हुआ एग्रीकल्चर बिल, इसमें ये मार्केट सिस्टम के ऊपर इन्होंने बड़ा लड़ाई झगड़ा चला है इन लोगों का
ठीक है। और वैसे ट्रेडिशनली इन्होंने मार्केट बना रखी थी जिसमें ये बोला हुआ था कि जैसे आप सीधा सरकार को भी बेच सकते हो। आपने एमएसपीस के बारे में पढ़ा होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जिसमें एक जो है प्राइस आपको मेंशन किया होता है कि इतने पे आप आराम से बेच सकते हो। इन सबको थोड़ा सा ख़त्म करते हुए एक बिल पास हुआ है, ठीक है, किसान बिल, इसके ऊपर भी बात चल रही है, कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं रूरल पीपल जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ से, इनको जो है प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है कि अपने गुड्स को मार्केट कैसे किया जाए। मार्केट, गुड्स को मार्केटिंग। एंड इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है काफ़ी टाइम से। जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे पहले से भी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा और इंटेंसिफाई इसको कर दिया गया था थोड़ा सा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये चीज़ करी जाती है। और इसमें जो है फार्मर्स डिस्पोज ऑफ कर सकता है अपना सरप्लस प्रोड्यूस एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस विच इज़ लाइक एमएसपीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट को या फिर मार्केट में जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आपको लगता है मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, मार्केट में बेचो। आपको लगता है गवर्नमेंट सही प्राइस दे रही है, गवर्नमेंट को बेचो। एंड इट इन्वॉल्व डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं फार्मर्स इस टाइम पे वो क्या है? मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स मैनिपुलेशन कर रहे हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट वाइज सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स। मार्केट इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं होती, कहाँ बेचे, कितना बेचे, कौन ले रहा है। ठीक है, इसलिए जो इनको कम दामों पर बेचना पड़ता है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन लोगों के पास नहीं होती है। ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको जल्दी, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो इनको अपना सामान जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, तो ये सस्ते दामों पे निकाल देते हैं। इवन टुडे कहते हैं मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। ठीक है, आपके आसपास जो है FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मायापुरी चौक पे पड़ता है, पिंक कलर की बिल्डिंग, वो सारा स्टोरेज एंड वेयर हाउस के लिए बना हुआ है। बफर स्टॉक है, कुछ है, गेहूँ चावल वहाँ स्टोर होते हैं। और नारायणा के पास पूसा पड़ता है, पूसा, ठीक है, बिहार का है वैसे पूसा, तो वहाँ से, हाँ वहीं से, हाँ मेन ब्रांच नहीं है, हाँ हाँ, फिर यहाँ पे आ गए। मैं वहाँ रहता था इंदरपुरी, तो सामने ही होता था पूसा। तो वहाँ पे पूसा में जो है वीट, साइंटिफिक फार्मिंग वगैरह रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो वहाँ पे साइंटिस्ट सारे वहीं बैठते हैं। और वीट और राइस के ऊपर ज़्यादा वीट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर लगता है वहाँ पे, एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर देखा होगा मैंने शायद। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने बोला एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आप जो है इम्प्रूव कर सकते हो। इसके लिए रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कोऑपरेटिव मार्केट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम सारी नहीं पढ़ेंगे, 4 पॉइंट्स अभी फ़िलहाल ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने रेगुलेटेड मार्केट्स के बारे में बताया कि ना मार्केट रेगुलेशन करना ज़रूरी है। ऑर्डरली ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन होनी चाहिए। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद द व्यू टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर, दोनों लोगों को फ़ायदा मिला। हालांकि इन्होंने बोला है अभी भी 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स को रेगुलेट करना ज़रूरी है, इनका फुलेस्ट पोटेंशियल ये रियलाइज़ नहीं कर पाए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विच इज़ गवर्नमेंट जो है ये एम करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर क्वाइट इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड। इनफैक्ट ये एग्जैक्टली यही लाइन का क्वेश्चन अभी UPSC के एग्जाम में आया हुआ था, सिविल सर्विसेज के, उसका मिक्स करके एक क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या क्या डिमांड अभी आती है। ठीक है, इसके लिए तो ये इन्होंने बताया था कि कोल्ड हाउस है, कोल्ड एज है, कोल्ड हाउसेज है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसेज है, इन सब की डिमांड है हमारे लिए अभी। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए बात करी गई है। इसका यही है कि फेयर प्राइस मिला जाए अंडर दिस। इसमें होता क्या है, मार्केटिंग सोसाइटीज़ आर फॉर्म बाय फार्मर्स टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेटर प्राइस। जैसे हम लोग गेहूँ उगा रहे हैं एक जगह, हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमें पता है कि कीरत अकेले बेचने जाएगा तो प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका 1 टन है, उसका 2, मेरा 5, उसका 6, किसी का 3, 4, हम लोगों ने इकट्ठा किया, एक जगह जड़ेगा कि भैया इतना प्रोड्यूसर ले लो, और उसको फिर शेयर के हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता था, आपको रेट बढ़िया मिलते थे और आपका भी फ़ायदा हो जाता था फिर इसमें। ठीक है, इस तरीके से हो जाता था। और ये हुआ, तो गुजरात इसमें सक्सेसफुल रहा है। तो जिन लोगों ने सुना होगा गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, आनंद, अमूल, ठीक है, ये कोऑपरेटिव फेडरेशन ही है ये वाला, जो कि बेसिकली क्या है, उन्होंने क्या किया हुआ है, सारे लोग, राजस्थान का भी थोड़ा सा इनिशिएटिव अभी उन्होंने कवर किया है। सारे जितने भी दूध वाले हैं, सारे का सारा दूध ये गुजरात अमूल खरीद लेती है इकट्ठे, और उनको सीधा सीधा उनको बेनिफिट होता है एक पर्टिकुलर प्राइस, और वो सारे का सारा पैसा फिर उनमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है।
However, cooperatives have received a setback during the recent past because inadequate coverage है फार्मर मेंबर्स के। अब जैसे अमूल का नाम हमने सुना, सबको अमूल पता है गुजरात का, बाकी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इनफैक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और भी है, तो सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया एक्चुअली में बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी वाली, ठीक है। एंड इनअप्रोप्रिएट लिंकेज है मीटिंग एंड मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स में, एंड इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, ये एक दिक्कत हो जाती है। फिर उन्होंने डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसीज़। एमएसपी मैंने आपको बता दिया, अभी रिसेंट में पिछले साल भी एमएसपीज़ बढ़े हैं, कोरोना के टाइम पे तो नहीं बढ़ा, एमएसपीज़ बढ़ाया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, दालों में अभी एमएसपीज़ बढ़ाई गई थी, खारिफ राबी क्रॉप्स वगैरह में भी देखा गया था। ये जो है रिगार्डेड एज एन ऑफर प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू बाय एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स, कि भैया एक पर्टिकुलर कर दिया है कि जितना रुपये भी किलो है, टन के हिसाब से बिकता है, 2000 रुपये टन या ऐसे करके कुछ भी होता है हिसाब किताब। तो उस केस में जो है, या क्विंटल का होता है हिसाब, क्विंटल का हिसाब होता है शायद, हाँ, टन तो सस्ता पड़ जाएगा, क्विंटल का हिसाब होता है, ठीक है। तो इस पर प्राइस खरीद लेते हैं और बफर स्टॉक भी मेंटेन करती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। FCI परचेजेस व्हीट एंड राइस एट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस to maintain buffer stock. Buffer stock is created in the year of surplus production and used during shortages. It helps to ensure regularity in supply and stability in prices. तो जैसे buffer stock का फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी बाई चांस शॉर्टेज है तो उसको रिलीज़ करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा और इसका फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट है वो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज राशन की दुकानें। तो आप राशन, ये नॉट लिटरली राशन, राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरकारी राशन की दुकानें होती है जहाँ पे आपको केरोसिन ऑयल, चावल, चीनी, थोड़ी बहुत दालें वाले ये सब मिलती है सस्ते दामों में, ठीक है। तो जो चीज़ हमें, जैसे अब क्या होता है, जैसे अब चीनी लेने जाओ, अब जो 40-42 रुपये किलो हो रखी है, कितनी हो रखी है चीनी इस टाइम पे खुली, 40 रुपये हो रखी है, 45 हो गई है। तो ये आप वहाँ पे PDS शॉप्स पे लेने जाओगे तो लगभग 20-25 रुपये किलो आपको मिल जाता है। तो बिहार में सस्ता है ना, दिल्ली में महंगा है, जबकि अलग अलग रेट है ना जगह, तो वैसे, ठीक है। ये चीज़ बताए, तो फेयर प्राइस शॉप्स इसको बोला जाता है, हर एक जगह पे आपको मिलेगा, हरिनगर में भी काफ़ी है, ठीक है, जनकपुरी चले जाओ और भी कहीं चले जाओ, सब जगह आपको देखने को मिल जाता है। एंड बिलो मार्केट प्राइस वीकर सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी है उनको ये बेचा जाता है। और इसका इंस्ट्रूमेंट का जो एम है टू प्रोटेक्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट द सब्सिडाइज रेट टू द पुअर, क्योंकि देखो सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो किसी कोई तो बहुत कम ही पैसे कमा रहा होता है, तो ये सब फेयर प्राइस शॉप से आपको सस्ते दामों में गुड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई और इसको कंक्लूड किया है, तो इसको कंक्लूड कर देता हूँ। तो कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत लंबे जो है रेस का घोड़ा है और आगे तक तो आए गए हैं विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एग्रीकल्चर मार्केट्स आर स्टिल डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट ट्रेडर्स लाइक मनी लेंडर्स, रूरल, पॉलिटिकल लीडर्स, बिग मर्चेंट एंड रिच फार्मर्स। तो जैसे पूरी की पूरी इसका मंडी इनके नाम से है, वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं लेंगे, इसी रेट पे लेंगे, इनका भी बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, फार्मर्स को फिर बेचना ही पड़ता है। और क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैंडल बाय द गवर्नमेंट एजेंसी एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10%, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है, ठीक है, क्योंकि देखो सबको ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट के पास जाएंगे, कितना लेंगे जी, कितना लेंगे, प्राइवेट वाला बैठा है, हाँ जी मार्केट में बैठे, कितना लेना, हाँ जी बेचो जी, लगाओ जी रेट, उतार दो पूरी की पूरी गाड़ी, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। सो इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड बाय सम स्कॉलर्स दैट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफर्स ट्रिमेंडस स्कोप फॉर फार्मर्स टू अर्न हायर इनकम प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो, मार्केट अपना रोल पूरा कर सकती है, पैसा भी ज़्यादा मिल सकता है, इसलिए जैसे फार्म बिल आया है थोड़ा सा इन्होंने ना मार्केट के रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने हमें बताई, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है। कोई एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे तो ईजी है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।